नमस्कार दोस्तों, तिवारी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम काव्य प्रयोजन पर चर्चा करेंगे। तो समझ लेते हैं पहले कि क्या क्या बिंदु पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देख लेंगे संस्कृत के आचार्यों कवियों द्वारा निरूपित काव्य प्रयोजन, फिर आगे हिंदी के रचनाकारों आलोचकों के काव्य प्रयोजन से संबंधित विचार, और अंत में पाश्चात्य चिंतकों और रचनाकारों द्वारा निरूपित काव्य प्रयोजन। तो सबसे पहले हम लोग देख लेंगे संस्कृत के आचार्य कवियों द्वारा निरूपित काव्य प्रयोजन। साथ ही अगर आप हिंदी साहित्य के छात्र हैं तो आपको ये चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, क्योंकि इस चैनल में हिंदी साहित्य से संबंधित वीडियोस लगातार अपलोड की जाती है। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं संस्कृत आचार्यों या कवियों द्वारा निरूपित काव्य प्रयोजन। जैसे कि आप जानते हैं, काव्य प्रयोजन अर्थात अगर दो प्रश्न करें तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। पहला कि कवि काव्य की रचना क्यों करता है, और दूसरा पाठक काव्य को क्यों पढ़ता है। तो इस दोनों प्रश्न का जो उत्तर है वही है काव्य प्रयोजन, अर्थात काव्य लिखने का उद्देश्य। ठीक है, तो संस्कृत के रचनाकारों और आचार्यों ने जीवन के सभी पक्षों की अभिव्यक्ति या समग्रता में जीवन सौंदर्य की अभिव्यक्ति को काव्य प्रयोजन या काव्य सृजन का उद्देश्य माना है। ठीक है, अर्थात संस्कृत आचार्यों ने जीवन के समग्र रूप को लिया है। ठीक है, वह जीवन में पुरुषार्थ चतुष्टय जिसे हम धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ठीक है, तो ये जो चार पक्ष है तो इनके अनुसार चारों पक्षों की सिद्धि चाहते हैं। ठीक है, तो धर्म सभी लोगों को ज्ञात है। अर्थ अर्थात होता है धन की प्राप्ति। ठीक है, तो अर्थात धर्म की प्राप्ति, धन की प्राप्ति, काम, ठीक है, काम वासना की प्राप्ति, और अंत में मोक्ष, जिसको लोकोत्तर आनंद कह सकते हैं, या परलोक को सुधारना। ठीक है, तो यही चारों पक्षों की सिद्धि चाहते हैं। तो मुख्य रूप से संस्कृत आचार्यों के अनुसार यही चार काव्य का प्रयोजन माना गया है। अब एक एक करके आचार्यों के मत को देख लेते हैं। तो सबसे पहले भरत मुनि, जिन्होंने नाट्य शास्त्र का रचना किया था, जिस नाट्य शास्त्र को पंचम वेद की भी संज्ञा दी गई है। तो उसी में काव्य प्रयोजन के बारे में कहा गया है, धर्म यशस्यम आयुष्यम हितम बुद्धि विवर्धनम लोकपदेश जननम नाट्यम एतत् भविष्यति। अर्थात भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र के बारे में ही उनका प्रयोजन बताया, लेकिन काव्य प्रयोजन में भी ये सटीक बैठता है। तो उनके अनुसार जो काव्य प्रयोजन है वो है धर्म, अर्थात धर्म की प्राप्ति, वैसे ही यश की प्राप्ति, आयु वृद्धि अर्थात आयु की वृद्धि, साथ ही बुद्धि विवर्धनम अर्थात बुद्धि का वर्धक, अर्थात बुद्धि को बढ़ाने वाला, और लास्ट में लोक प्रदेशक अर्थात लोक को उपदेश देने वाला। तो ये काव्य के प्रमुख 5 लक्षण हैं भरत मुनि के अनुसार। अब देख लेते हैं अगला आचार्य भामह। इनके अनुसार धर्मार्थ काम मोक्षेषु वैचक्षण्यम कलामचः करोति कीर्ति प्रीतिम च साधु काव्य निबंधनम। तो इनके अनुसार जो पुरुषार्थ चतुष्टय का बात किया जाता है, अर्थात धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ठीक है, तो इन्होंने इन सब का बात तो की ही है, साथ में कुछ और भी बातों को इन्होंने जोड़ा है। ठीक है, तो पहले हो गया धर्मार्थ अर्थात धर्म और अर्थ। ठीक है, काम मोक्षेषु अर्थात काम और मोक्ष। ठीक है, वैचक्षण्यम कलामच
वैचक्षण्य मतलब निपुण, कलाओं में विलक्षण या कलाओं में निपुण, साथ ही कीर्ति प्रीति अर्थात प्रीति और कीर्ति, ये जो है यही काव्य के प्रमुख प्रयोजन हैं। वैसे ही अगर वामन या भोज इन आचार्यों की बात करते हैं तो इनके अनुसार कृति और प्रीति को ही काव्य प्रयोजन इन्होंने माना है। ठीक है, कृति अर्थात यश पाना, प्रीति अर्थात स्नेह पाना या लोगों से मेलजोल बढ़ाना, ये दो इन्होंने काव्य प्रयोजन माना है। अगला आचार्य का अगर बात करते हैं तो आचार्य विश्वनाथ, इन्होंने पुरुषार्थ चतुष्टय को ही काव्य प्रयोजन स्वीकार किया है। पुरुषार्थ चतुष्टय अर्थात धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये चार को ही इन्होंने प्रमुख काव्य प्रयोजन माना है। अगला जो देख लेते हैं अग्नि पुराणकार। ठीक है, तो अग्नि पुराणकार के अनुसार धर्म, अर्थ और काम को काव्य का प्रयोजन माना गया है। अगर देखा जाए तो जो पुरुषार्थ चतुष्टय होता है उसमें मोक्ष भी सम्मिलित होता है, लेकिन इन्होंने मोक्ष को काव्य का प्रयोजन स्वीकार नहीं किया है। अब देख लेते हैं रुद्रट और कुंतक, इन्होंने काव्य प्रयोजन के बारे में क्या कहा है। इन्होंने चतुर्वर्ग फल प्राप्ति के साथ, चतुर्वर्ग फल प्राप्ति अर्थात जो हम लोग पुरुष चतुर्थार्थ का बात किए वही है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, तो इन्होंने इस चार को तो माना ही है, साथ ही अनर्थ का शमन, विपत्ति का निवारण, रोग से मुक्ति, मनोवांछित वरदान की प्राप्ति, हृदय आह्लाद आदि को काव्य प्रयोजन माना है। तो हृदय आह्लाद अर्थात आनंद, ठीक है, तो आनंद को भी इन्होंने काव्य प्रयोजन माना है। ठीक है, अब देख लेते हैं आचार्य मम्मट। तो आचार्य मम्मट भरत मुनि से लेकर कुंतक तक के सभी काव्य प्रयोजन का अध्ययन किया और अध्ययन करने के बाद उन्होंने एक सम्मिलित रूप से एक काव्य प्रयोजन व्यक्त किया जो एकदम सटीक और सार्थक प्रतीत होता है। इनके अनुसार काव्यम यशसे अर्थकृते व्यवहार विदे शिवेतरक्षयते सद्य परनिवृत्तये कांता समितयो उपदेश युजे। ठीक है, तो ये उनका श्लोक है। अर्थात जो काव्य का प्रयोजन है तो फिर से वही है कि यश प्राप्ति के लिए है ना, अर्थ अर्थात धन प्राप्ति के लिए, ठीक है, व्यवहार का ज्ञान करने के लिए, ठीक है, शिवेतर क्षयते अर्थात जो या अमंगल का निवारण करने के लिए, सद्य पर निवृत्तये अर्थात दुखों का नाश करने के लिए, साथ ही कांता समित, ठीक है, तो कांता का अर्थ होता है पत्नी, तो पत्नी के जैसा अर्थात वैसी पत्नी जो पति का हित चाहती है, तो वैसे ही पत्नी का उपदेश के जैसा काव्य का प्रयोजन होता है। तो इसको हम लोग एक एक करके अच्छे से समझ लेते हैं। तो जो मुख्य प्रयोजन हो गया तो पहला यश की प्राप्ति, वैसे ही अगला धन की प्राप्ति, व्यवहार का ज्ञान, अमंगल निवारण, ठीक है, दुख या रोग का नाश, साथ ही आनंद की प्राप्ति। ठीक है, तो इधर दुख का नाश भी और साथ में आनंद की प्राप्ति ही, और लास्ट में कांता के समान उपदेश। ठीक है, तो कांता का भी अर्थ स्पष्ट भी किया गया, पति का हित चाहने वाली पत्नी। ठीक है, तो उनका उपदेश। तो यही है मुख्य काव्य प्रयोजन मम्मट के अनुसार, और जो संस्कृत आचार्यों द्वारा बताए गए काव्य प्रयोजन का यही सारांश भी है। इस प्रकार भारतीय काव्य शास्त्र में काव्य प्रयोजनों की चर्चा को कवि और सहृदय
दोनों की दृष्टि से की गई है। सहृदय अर्थात पाठक है ना, तो दोनों की दृष्टि से की गई है। उदाहरण के लिए मम्मट के आधार पर कहा जा सकता है कि यश और अर्थ, ठीक है, अर्थात नाम, यश और अर्थ अर्थात धन, ये तो मूलतः कवि को ही प्राप्त होता है, लेकिन रस या आनंद, व्यवहार ज्ञान, कांता समित उपदेश, ये सहृदय अर्थात पाठक को ही प्राप्त होता है। ठीक है, इसमें प्रीति या आनंद की स्थिति तो सहृदय के साथ स्पष्ट है, परंतु व्यवहार ज्ञान वस्तुतः शिक्षा का ही पर्याय है। कविता मानव को जीवन के सभी क्षेत्रों के प्रति जागरूक बनाती है। इस प्रकार मम्मट या अन्य संस्कृत आचार्यों के मत से काव्य के प्रधान दो प्रयोजन सामने आते हैं। पहला शिक्षा या लोकमंगल की भावना, वैसे ही दूसरा रस, प्रीति या आनंद की भावना। कुछ आचार्य चतुर्वर्ग फल प्राप्ति अर्थात धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ठीक है, को जीवन के पुरुषार्थों की सिद्धि को काव्य का प्रयोजन मानते हैं। अब हम लोग देख लेंगे काव्य प्रयोजन के संबंध में हिंदी के कवियों तथा आलोचकों का विचार। आप जानते हैं कि हिंदी साहित्य को कई कालखंडों में बांटा जा सकता है। जैसे सबसे पहला है वो है आदिकाल, आदिकाल के बाद फिर भक्ति काल, फिर रीतिकाल और फिर आधुनिक काल। और आधुनिक काल में फिर उसको कई चरणों में बांटा जा सकता है। जैसे पहला हो गया भारतेंदु युग, फिर द्विवेदी युग, फिर छायावाद युग आता है। तो छायावाद के बाद फिर प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, तो इस तरह से वो चलते जाता है। तो समय के साथ कवियों का जो दृष्टि है ना, काव्य प्रयोजन संबंधी जो दृष्टि है उसमें भी निरंतर बदलाव होते जाता है। तो अब हम लोग एक एक करके देख लेंगे। तो आदिकाल के कवियों की काव्य प्रयोजन संबंधी दृष्टि। हिंदी साहित्य के आदिकाल के अधिकतर कवि चारण या भाट थे और राज्याश्रित कवि थे। ठीक है, अर्थात ये अधिकतर राजाओं या सामंतों के दरबार में रहते थे और उनकी काव्य रचना का प्रयोजन अपने आश्रयदाता राजाओं, सामंतों को प्रसन्न करने के लिए उनका प्रशस्ति गान करना था। ठीक है, तो उनका प्रशस्ति गान करना ही इनका मुख्य प्रयोजन था। उनके शौर्य, पराक्रम, युद्ध कौशल का झूठा सच्चा वर्णन करके, उनके ऐश्वर्य का बखान करके उन्हें प्रसन्न रखना ही मेन प्रयोजन था, मुख्य उद्देश्य था, है ना। अतः इस काल में काव्य प्रयोजन का अगर बात करें तो पहला तो यश प्राप्त करना और दूसरा धन प्राप्त करना, यही दो मुख्य प्रयोजन मुख्य था आदिकाल में। अब देख लेते हैं भक्ति काल के कवियों की काव्य प्रयोजन संबंधी दृष्टि। आदिकाल के तुलना में भक्ति काल में कवियों का जो दृष्टि है इसमें काफ़ी परिवर्तन हुआ। अब अधिकतर जो कवि अब वो राज्याश्रित नहीं थे, वो स्वतंत्र रूप से रहते थे। ये खुद भक्त थे और अपनी भक्ति में ही लीन होकर ये रचना करते थे। इस काल के कवियों को दो वर्गों में बांटा जा सकता है, सगुण भक्ति काव्य वाले और निर्गुण धारा के कवि, है ना। तो जो सगुण काव्य धारा के कवि थे उसमें से जो इस काल के कवियों को दो शाखाओं में बांटा जा सकता है। पहला जो शगुनपंथी थे और दूसरा जो निर्गुणपंथी थे, है ना। तो शगुनपंथी कवियों को फिर दो प्रकार हम लोग देखते हैं, एक राम भक्ति शाखा और एक कृष्ण भक्ति शाखा। ठीक है, तो जो पहले ये जो शगुनपंथी थे तो उनका जो मुख्य काम था, तो उनका मुख्य जो प्रयोजन था, काव्य प्रयोजन, वो था कि भक्ति भावना का प्रचार प्रसार करना। ठीक है, अभी स्पष्ट किया जा चुका है कि ये कवि स्वयं भक्त थे और भक्ति में लीन होकर ही रचना करते थे। ठीक है, तो इनका जो प्रयोजन था पाठकों को सांसारिकता से अलग कर
भगवान की भक्ति में अनुरक्त करना मुख्य प्रयोजन था। तुलसीदास ने उसी काव्य को उत्तम माना है जो सबका हित करे, कल्याण करे। कहते भी हैं तुलसीदास, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। अर्थात दूसरे का हित करने के समान या उससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। वैसे ही अगर पर पीड़ा अर्थात दूसरे को दुख देना, तो दूसरे को दुख देने के समान कोई अधर्म का काम नहीं है। अर्थात दूसरे को खुश करना या दूसरे का अच्छा करना सबसे बड़ा धर्म है और दूसरे को कष्ट पहुंचाना सबसे बड़ा अधर्म है। वैसे ही जो भक्ति काल के कबीर आदि संत थे, है ना, जो निर्गुण पंथी संत थे, है ना, तो वे एक और निर्गुण भक्ति का संदेश देते हैं, साथ ही दूसरी ओर सामाजिक धार्मिक विकृतियों का विरोध करते हैं। समाज और धर्म के क्षेत्र में व्याप्त बाह्याडंबर, ढोंग, सड़ी गली मान्यताओं का विरोध करके पंडित मुल्लाओं से टकराकर जनता को जागृत करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, अर्थात जो विभिन्न धर्मों में आए जो बाह्याडंबर है, बाह्याडंबर मतलब दिखावटी, धर्म का मूल तत्वों को छोड़कर उसके बाहरी आवरण को देखना, बाह्याडंबर, है ना, ये सब, या फिर जो सड़ी गली मान्यताएं हैं, तो कबीर कड़े शब्दों में इन सब का विरोध किया और जो धर्म का जो मूल अर्थ है, मूल तत्व है, उस पर जोर दिया। ठीक है, तो इस तरह से इन कवियों का जो काव्य प्रयोजन है वो सिर्फ जन जागरण करना ही मुख्य रूप से है। अब देख लेते हैं रीति काल के कवियों की काव्य प्रयोजन संबंधी दृष्टि। तो आप जानते हैं कि भक्ति काल के बाद का जो समय है वो रीति काल का समय है। तो रीति काल में एक बार फिर से अधिकतर कवि वो दरबारी कवि थे, अर्थात ये अपने आश्रयदाता राजा के पास ही रहते थे, और जब राजा के पास रहते थे तो राजा का मनोरंजन करना, राजा को खुश करना ही इनके रचना का मुख्य उद्देश्य था। ठीक है, समझ लेते हैं। हिंदी के रीति काव्य और रीति शास्त्र में दरबारी काव्य के मूल्यों का पोषण हुआ। अधिकतर कवि दरबारी थे, अपने आश्रयदाता के मनोरंजन के लिए श्रृंगारिक रचना रचते थे। श्रृंगारिक रचना, आप जानते हैं कि दो प्रकार के श्रृंगार का वर्णन होता है, एक संयोग श्रृंगार और दूसरा वियोग श्रृंगार, है ना। तो संयोग श्रृंगार जिसमें नायक नायिका के मिलन का वर्णन होता है, और जो वियोग श्रृंगार है इसमें जब ये नायक नायिका बिछुड़ जाते हैं तो उस समय का जो दर्द है उसका वर्णन होता है। ठीक है, तो यही सब रचना करते थे। इस काल के कविता का मुख्य उद्देश्य भोग और केली क्रीड़ा का वर्णन कर अपने जो आश्रयदाता राजा थे उनका मनोरंजन करना था। ठीक है, तो ये केली क्रीड़ा है ना, जो संभोग क्रीड़ा है ना, वो सब के बारे में ना, तो यही सब था। अब जब देख लेते हैं आधुनिक काल के जो रचनाकार हैं या आलोचक हैं उनका काव्य प्रयोजन संबंधी दृष्टि। ठीक है, तो रीति काल से जस्ट ये उल्टा है ना, या फिर भक्ति काल था तो भक्ति काल में भक्ति मुख्य था, है ना। रीति काल में देखे कि राजाओं का मनोरंजन कराना मुख्य था, लेकिन आधुनिक काल में आकर सारे चिंतन का केंद्र मनुष्य हो गया। ठीक है, अर्थात मनुष्य का कैसे भला हो सकता है, लोक कल्याण कैसे हो सकता है, इस काल का यही मुख्य प्रयोजन हो गया। ईश्वर की धारणा व्यक्तिगत आस्था तक सीमित हो गई। मनुष्य की इसी बुनियादी अवधारणा में परिवर्तन नव जागरण या पुनर्जागरण की मानसिकता से आया। नव जागरण या पुनर्जागरण अर्थात फिर से जगना, है ना, तो ये मानसिकता सामने आया। भारतेंदु युग में, हाँ, जैसे आधुनिक काल का बात करते हैं तो सबसे पहले भारतेंदु युग आता है ना। भारतेंदु युग के सभी लेखक पद्य गद्य में विदेशी साम्राज्यवादी लूट तंत्र का विरोध करते हैं, है ना।
तो उस समय भारत में अंग्रेज आ चुके थे और उनका लूट जारी था। ठीक है, तो भारतेंदु युग के सभी लेखक कवि इसका विरोध करते हैं। इस युग के नाटक तो इस विरोध का सर्वाधिक समर्थ माध्यम कहे जा सकते हैं। इस युग का मुख्य काव्य प्रयोजन साम्राज्यवादी शोषण का विरोध, विक्षोभ, विद्रोह और बगावत को व्यक्त करना तथा धार्मिक सामाजिक सुधार चेतना लाना था। अर्थात ये एक तरफ देश से साम्राज्यवादी शोषण का विरोध करते थे, उसी तरह धार्मिक सामाजिक सुधार भी लाना चाहते थे। वैसे ही आगे जब द्विवेदी युग में आते हैं तो द्विवेदी युग में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने साहित्य की महत्ता को लोक जागरण की चेतना से जोड़ा है ना। तो उससे संबंधित मानते हुए उन्होंने कहा है कि साहित्य में जो शक्ति रहती है वो तो तलवार और बम के गोलों में भी नहीं पाई जाती। इस प्रकार आचार्य द्विवेदी जी साहित्य को लोक जागरण का सर्वाधिक समर्थ माध्यम मानते हैं। मैथिली शरण गुप्त है ना, उन्हीं के युग का कवि थे है ना, अर्थात द्विवेदी युग के ही कवि थे। उन्होंने रीतिवाद विरोधी अभियान में हिस्सा लिया है ना। तो रीतिवाद था, आप देखें सिर्फ भोग विलास में डूबा हुआ रचना है ना, तो इन्होंने उसका विरोध किया और रीतिवाद की निंदा करते हुए कविता का आधार लोकानुभूति और सर्वसाधारण से जोड़ा। उनके भारत भारती है ना, उनका प्रसिद्ध रचना है, का राष्ट्रीय जागरण में अमर स्थान है। गुप्त जी ने काव्य प्रयोजन को लेकर जगह जगह कहा है ना। कुछ कविताओं का अंश भी याद किया जा सकता है, जैसे केवल मनोरंजन ना कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। ठीक है, वैसे ही दूसरे जगह पर कहते हैं, है जिस कविता का काम लोकहित करना, सद्भावों से मन मनुज्य का भरना, पहले तो कांता सदृश हृदय का हरना, फिर प्रकट करना विमल ज्ञान का झरना है ना। कांता सदृश अर्थात प्रेमिका के समान या पत्नी के समान। ठीक है, तो जिस तरह से वो पहले हृदय को हर लेती है, हाँ, तो उसी तरह से लोकहित करना है ना, या फिर विमल ज्ञान का झरना। ठीक है, झरना ये क्या है, जरूरी है, कविता का ये प्रयोजन होना चाहिए। इसी प्रकार पूरी की पूरी द्विवेदी युगीन कविता में साहित्य का उद्देश्य लोक मंगल की भावना है। अब आगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल आए है ना, तो इस अभियान को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दृढ़ आधार दिया। आगे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, वे थे महावीर प्रसाद द्विवेदी और ये हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इन्होंने साहित्य का प्रयोजन लोक चिंता को घोषित किया। उनके प्रिय कवि कबीर थे और कबीर का जो चिंतन धारा है उसका प्रभाव इनके रचनाओं में दिखाई देता है। तो कबीर की चिंतन परंपरा ही अशिक्षित जनता की व्यथा को व्यक्त करना था। आचार्य द्विवेदी मानते हैं कि रचनाकार लोक चिंताओं से जुड़कर ही लोग को दिशा दृष्टि देते हैं। अब जब आगे छायावाद का बात आता है, नहीं तो छायावाद के कवियों ने सृजन को भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के नव जागरण से शक्ति लेकर मानव मुक्ति चेतना की ओर प्रवृत्त किया। ठीक है, अब छायावाद के बाद जब प्रगतिवादी कवियों का बात आता है ना, तो प्रगतिवाद के आंदोलन ने रूढ़िवाद का विरोध करते हुए मार्क्सवादी समाज चिंतन को ग्रहण किया है ना। मार्क्सवाद आप जानते हैं, जो जिसको हम लोग द्वंद्वात्मक समाजवाद भी कहते हैं है ना। तो इस सिद्धांत के अनुसार जो हमारे सर्वहारा वर्ग हैं, अर्थात जो गरीब मजदूर वर्ग हैं है ना, उनको स्थापित करना बड़े स्थानों में है ना, ऊंचे स्थानों पर इनको स्थापित करना,
यही इनका मुख्य उद्देश्य था। तो प्रगतिवादी आंदोलन में भी इसी प्रकार के काव्य रचना करना मुख्य प्रयोजन बन गया था। प्रेमचंद ने कहा कि रचनाकार समाज में आगे चलने वाला मशाल होता है, रचनाकार स्वभाव से प्रगतिशील होता है। ठीक है, प्रेमचंद ने साहित्य का उद्देश्य जनता की चेतना को जागृत करना, परिष्कृत करना साहित्य का मुख्य उद्देश्य माना है। अब आगे जब देखते हैं तो प्रयोगवादी युग, नई कविता युग या समकालीन युग में जो अज्ञेय, धर्मवीर भारती, निर्मल वर्मा आदि साहित्य चिंतकों की जो एक पूरी पीढ़ी है, वे व्यक्ति स्वातंत्र्य, लघु मानव सिद्धांत में विश्वास करती है। अर्थात फिर से जो काव्य प्रयोजन है अब वो एक बार चेंज हुआ है ना। मानव व्यक्तित्व का समग्र विकास, ठीक है, मानव व्यक्तित्व का समग्र विकास, मानव स्वाधीनता की रक्षा, मुक्त चिंतन का विकास आदि इनके साहित्य प्रयोजन हैं। अगर सबको कंक्लूड किया जाए, सबको मिला दिया जाए और संक्षेप में कहा जाए तो हिंदी चिंतन परंपरा में लोक मंगलवादी मानव शक्तियों से साक्षात्कारवादी दृष्टि ही साहित्य का मुख्य प्रयोजन रहा है। ठीक है, तो अब देख लेते हैं पाश्चात्य चिंतकों, रचनाकारों द्वारा निरूपित काव्य प्रयोजन। मानव सभ्यता के प्रारंभिक दौर में मानव पर धर्म का इतना अधिक प्रभाव था कि वह हर चीज को उसी के आलोक में देखता था, है ना। प्रारंभिक दौर में धर्म का अधिक प्रभाव था, तो सभी लोग सभी चीज़ों को धर्म की दृष्टि से देखते थे। काव्य को भी उसने धर्म और धार्मिक सिद्धांतों के साथ जोड़ दिया और काव्य को धर्म प्रचार या मानव कल्याण का साधन माना। कालांतर में उसकी तीव्र प्रतिक्रिया के फलस्वरूप कला को नीति उपदेश, धर्म प्रचार, मानव कल्याण आदि से बिल्कुल अलग समझा जाने लगा और कला के लिए के सिद्धांत सामने आया। कुछ विद्वानों ने इन दोनों सिद्धांतों का समन्वय करने की चेष्टा की और यह मत व्यक्त किया कि काव्य में जीवन और कला दोनों का ही सामंजस्य होना चाहिए। ठीक है, तो यह स्पष्ट हो रहा है कि प्रारंभिक दौर में जो काव्य का उद्देश्य माना जाता था, तो किसी को उपदेश देना, नीति उपदेश देना, धर्म प्रचार करना, ठीक है, या मानव कल्याण करना, तो ये सब बातें प्रारंभिक दौर में आती गई। लेकिन समय के साथ सोच भी मनुष्यों का बदला और एक ऐसा समय भी आया जब ये कहा जाने लगा कि कला के लिए, अर्थात ये जो लिखना, पढ़ना, काव्य का रचना करना, ये किस लिए, तो आनंद के लिए। ठीक है, तो कला का उपयोग कला के लिए, ये सिद्धांत सामने आया। फिर आगे जाके कुछ विद्वान ऐसे थे जो ये दोनों सिद्धांतों को मिला दिए एक साथ में, मतलब कला के लिए ये भी, और जो उससे पहले के जो जितने सारे सिद्धांत थे जैसे नीति उपदेश, धर्म प्रचार, मानव कल्याण, और मिला के एक सामंजस्य स्थापित करके एक नए सिद्धांत को सामने रखे। तो ऐसा भी हुआ। सारांश यह है कि पश्चिम में काव्य के प्रयोजन के संबंध में दृष्टि निरंतर बदलती रही है। ठीक है, प्राचीन यूनान में हेसियोड ने माना था कि काव्य का प्रयोजन उपदेश देना है। ठीक है, तो ये यूनान के विचारक थे जिन्होंने काव्य का प्रयोजन उपदेश देना ऐसा माने हैं। वैसा ही होमर ने कहा है कि काव्य का उद्देश्य आनंद देना है। ठीक है, माने हेसियोड के अनुसार उपदेश देना, होमर के अनुसार आनंद देना। वैसे ही अगर प्लेटो का बात करें तो प्लेटो दार्शनिक, समाज सुधारक और आदर्श राज्य का स्थापना करने का स्वप्न देखने वाले आदर्शवादी राजनीतिज्ञ थे। उन्होंने काव्य का विवेचन सौंदर्य या काव्य शास्त्र की दृष्टि से न करके समाज सुधारक की दृष्टि से किया है। अतः
वह लोक मंगल को काव्य का चरम प्रयोजन मानते हैं। असल में प्लेटो के समय यूनान की परिस्थिति कुछ विचित्र टाइप का था, है ना। वे कई युद्धों में हार चुके थे, उनका अर्थव्यवस्था एकदम चरमरा गया था। तो ऐसे स्थिति में प्लेटो को लगता था कि ये कोई भी काव्य आनंद देने के लिए ना हो, लोगों को बरगलाने के लिए ना हो, ठीक है, ये इस प्रकार का हो जिसमें लोक मंगल की भावना हो, जिसमें समाज सुधार की भावना हो, ताकि जो ये बिगड़े हुए अर्थव्यवस्था है या बहुत पीछे पड़ गए देश है तो इसको आगे ले जाया जा सके, इसका उन्नति किया जा सके। इसलिए वो कविता को उसी सीमा तक ग्राह्य मानते थे जिस सीमा तक वो राज्य और मानव जीवन के लिए शुभ और उपयोगी हो। वह काव्य का प्रयोजन इंद्रिय आनंद न मानकर बुद्धिजन्य आनंद मानते हैं। उनकी निश्चित धारणा है कि काव्य धार्मिक तथा नैतिक होना चाहिए। ठीक है, अरस्तु का बात करते हैं तो अरस्तु ने काव्य के दो प्रयोजन माने हैं। पहला ज्ञानार्जन या शिक्षा प्राप्त करना और दूसरा आनंद। उन्होंने संतुलित मध्य मार्ग को ग्रहण करते हुए शुद्ध व्यवहारिक दृष्टि अपनाए और आनंद को आत्यंतिक प्रयोजन मानते हुए भी शिक्षा का महत्व को स्वीकार किया। ठीक है, अर्थात इन्होंने ज्ञानार्जन और आनंद नहीं, दोनों का संतुलित रूप को ही काव्य प्रयोजन माना। अब देख लेते हैं अगला जो विचारक है लोंजाइनस। तो लोंजाइनस के अनुसार काव्य का चरम उद्देश्य चरमोल्लास प्राप्त करना है। चरमोल्लास अर्थात चरम जोड़ उल्लास ना, माने सबसे अधिक खुशी प्राप्त करना। ठीक है, तर्क द्वारा अपनी बात मनवाना नहीं, माने कि उनके अनुसार काव्य का उद्देश्य कोई तर्क द्वारा अपनी बात पाठकों को मनवाने के लिए बाध्य नहीं करना। काव्य का उद्देश्य होना चाहिए कि उसमें बहुत ज़्यादा आनंद मिले। उनकी दृष्टि में काव्य का प्रयोजन आनंद प्रदान करना है। अब नव जागरण की चेतना और काव्य प्रयोजन पर चर्चा कर लेते हैं। आप जानते हैं कि नव जागरण या उसी को पुनर्जागरण कहा जाता है ना, जिसका अर्थ है फिर से जगना। अर्थात जो हमारा एकदम प्रारंभिक समय के या प्राचीन काल के जो हमारे विश्वास थे या प्राचीन काल के जो अच्छाइयाँ थी, जो अच्छी बातें थी, जिसको बीच में हम भूल चुके थे, उसको फिर से ग्रहण करना है ना। तो ये भावना को कहते हैं नव जागरण की चेतना या पुनर्जागरण की भावना। तो नवजागरण युग में यूरोप में प्राचीन यूनानी रोमन ज्ञान के पुनरुद्धार और प्रत्यावर्तन का दौर चला, है ना। जो प्राचीन यूनानी ज्ञान था, है ना, उसको फिर से उसका पुनरुद्धार किया गया, अर्थात उसको फिर से परिवर्तित करके काम में लाया जाने लगा। नवजागरण प्राचीन ज्ञान के प्रति आकर्षण और उसके पुनः अवगाहन की प्रवृत्ति के साथ साथ नवजागरण अपने समय के वर्तमान को भी तलाशने, परखने और सुधारने संवारने का काम करता है। अर्थात प्राचीन ज्ञान का उपयोग करके वर्तमान को भी सुधारना और संवारना इन लोगों का मुख्य उद्देश्य था। विज्ञान और तर्क का आधार ग्रहण करते हुए रूढ़ और जर्जर जीवन दृष्टि तथा जीवन मूल्यों का बहिष्कार करता है। इस तरह 15वीं शताब्दी के यूरोपीय नवजागरण ने मध्य युगीनता के बंधन से मानव को मुक्त कर व्यक्ति चेतना, व्यक्तित्व चेतना, व्यक्ति स्वातंत्र्य भावना और सृष्टि के केंद्र में मानव की स्थापना की और पादरीवाद में अनास्था, परलोकवाद के प्रति संशय तथा नवीन तर्कवाद को प्रस्तुत किया। ठीक है, अर्थात जो गलत था उसे छुड़ाया गया, उस बंधन से मुक्त किया गया
और जो जरूरी था, जैसे व्यक्ति चेतना, व्यक्तित्व चेतना, व्यक्ति स्वातंत्र्य की भावना, है ना, और सृष्टि के केंद्र में मानव की प्रतिष्ठा करना, ठीक है, तो ये सब पर जोर दिया गया। वैसे ही जो पादरीवाद है ना, ठीक है, तो इस पर धीरे धीरे लोगों का अनास्था बढ़ने लगा। नहीं, परलोकवाद का जो सिद्धांत है ना, उसमें धीरे धीरे संशय होने लगा, संदेह होने लगा, है ना। जो मोक्ष प्राप्ति का बात हम लोग करते थे, तो अब धीरे धीरे लोगों को उसमें संदेह होने लगा, लोगों के मन में ये विचार आने लगा कि क्या परलोक बोल के भी कुछ होता भी है या नहीं होता है। नहीं, तो इस तरह का संशय आने लगा और नवीन तर्कवाद, है ना, कोई भी चीज़ को परखने, नहीं, तर्क करने की जो सिस्टम है, ये धीरे धीरे सामने आने लगा। साहित्य और कला में परलोकवाद के स्थान पर इहलौकिक चिंतन, ऐहिक मूल्य चेतना का महत्व बढ़ा, है ना। अर्थात परलोक को सुधारने के स्थान पर इस वर्तमान जीवन को ही, इस इहलौकिक जीवन को ही सुधारने के महत्व बढ़ गया। धर्मनिरपेक्ष मानववाद के उदय ने नए बुद्धिजीवियों के लिए चिंतन का नया पथ प्रशस्त किया। ठीक है, अब देख लेते हैं जो अगला काल था, जिसको हम लोग कहते हैं नव अभिजात्यवाद और नव प्लेटोवाद, है ना। तो ये कहा जा सकता है कि जो प्लेटो का विचार था, तो ये प्लेटो के विचारों के बदलाव के बाद का समय है ना, अर्थात ये नया सोच का समय। तो इस समय काव्य का प्रयोजन क्या रह गया, इस पर चर्चा कर लेते हैं। तो नवजागरण युग के साहित्य में व्यक्ति स्वातंत्र्य भावना के अतिवाद से जब अराजकता फैलने लगी, तो नव अभिजात्यवाद की ओर झुकाव बढ़ने लगा, है ना। व्यक्ति स्वतंत्रता की भावना जब बहुत ज़्यादा बढ़ गई, नहीं, तो कोई भी चीज़ जब अति होता है तो उसमें कुछ ना कुछ अराजकता तो आती ही है। तो यहाँ पर भी ये बात हुआ, तब व्यक्तियों का झुकाव, मनुष्यों का झुकाव धीरे धीरे नव अभिजात्यवाद की ओर होने लगा। इसके उदय से साहित्य के क्षेत्र में भी असर पड़ा। साहित्य में ये प्रभाव फ्रांस में भी दिखाई पड़ा, जहाँ अरस्तु और होरेस के सिद्धांतों की नवीन व्याख्या हुई। इसका प्रवेश 18वीं शताब्दी में इंग्लैंड में भी हुआ। डॉक्टर सैमुअल जॉनसन, डॉक्टर ड्राइडन, अलेक्जेंडर पोप आदि ने महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया। सभी ने साहित्य प्रयोजन के रूप में आनंद और नैतिक आदर्शों की शिक्षा का महत्व दिया। ठीक है, अर्थात यहाँ पर आनंद के साथ साथ नैतिक आदर्शों की स्थापना की भी बात की गई। अब देख लेते हैं अगला विचार, जो स्वच्छंदतावाद के विचारकों का है। ये काव्य प्रयोजन के बारे में क्या सोचते हैं। 16वीं 17वीं शताब्दी में नव अभिजात्य के साथ साथ नव मानववाद का भी विकास हुआ। मानववाद में न केवल मानव को विश्व के केंद्र में माना गया, बल्कि आत्मवाद की भी खास ढंग से प्रतिष्ठा हुई। स्वच्छंदतावाद कवियों के सृजन का प्रयोजन है आत्म साक्षात्कार, आत्म सृजन और आत्मा भी व्यक्ति। अर्थात स्वच्छंदतावाद के सिद्धांत के अनुसार मनुष्य को ही केंद्र में रखा गया, और जो कवि का सृजन का जो प्रयोजन है वो आत्म साक्षात्कार, आत्म सृजन या आत्माभिव्यक्ति बनकर रह गया। ठीक है, अर्थात जो छायावाद का जो गुण हम लोग देखते हैं भारतीय काव्य शास्त्र में, वही पाश्चात्य काव्य शास्त्र में स्वच्छंदतावाद में देख सकते हैं। इस तरह मानव की मुक्ति कामना ही स्वच्छंदतावाद में सृजन का प्रयोजन बनकर उपस्थित हुआ। अब देख लेते हैं अगला जो सिद्धांत है कला के लिए। ठीक है, यह क्या सिद्धांत बताता है। तो इस सिद्धांत के अनुसार काव्य कला का संसार स्वायत्त है। स्वायत्त है मतलब अपने आप में ही पूर्ण है। ठीक है, कला का उद्देश्य कोई धार्मिक या नैतिक नहीं है, वो स्वयं अपनी पूर्णता की तलाश है। तो कला की एकमात्र कसौटी है सौंदर्य चेतना की तृप्ति। ठीक है, या सीधे शब्द में अगर कहा जाए
तो आनंद की प्राप्ति। कला उस सौंदर्यानुभूति की वाहक है जो अपना लक्ष्य आप ही है। इस प्रकार इसका एकमात्र प्रयोजन आनंद की सृष्टि करना है। अब देख लेते हैं अगला मत, कला जीवन के लिए। ये सिद्धांत के अनुसार काव्य प्रयोजन क्या बताया गया है। तो कलावादी दृष्टि का खंडन कला को जीवन के लिए सिद्धांत को मानने वाले विचारकों ने जोरदार शब्दों में किया है। मैथ्यू आर्नोल्ड ने कविता का प्रयोजन जीवन की आलोचना घोषित किया। ठीक है, मैथ्यू आर्नोल्ड के बारे में हम लोगों को आगे डिटेल भी पढ़ना है। तो उनके अनुसार ये जो काव्य है ये जीवन की आलोचना है। उनके अनुसार जीवन की आलोचना का अर्थ है जीवन सौंदर्य के गहन से गहनतम सत्य या यथार्थ का साक्षात्कार करना। उनके विचार से जीवन में नैतिक विचारों का महत्व बहुत अधिक है। नैतिक विचारों की उपेक्षा करने वाली कविता तो जीवनद्रोही, समाजद्रोही कविता हो जाता है। ठीक है, अर्थात कविताओं में, इन काव्यों में नैतिक विचार होने चाहिए, इसका उपेक्षा नहीं करना चाहिए। मैथ्यू आर्नोल्ड के बाद आई.ए. रिचर्ड्स ने भी काव्य की उपयोगिता को मूल्य से संबंध करके सिद्ध किया। ठीक है, तो बाद में आई.ए. रिचर्ड्स ने भी इस बारे में अपना मत दिया। उनके अनुसार कला का प्रयोजन मानवीय मनोवेगों में सामरस्य और संतुलन स्थापित करना है। अब देख लेते हैं अगला जो विचारक, मार्क्सवादी चिंतन में साहित्य प्रयोजन है ना। तो मार्क्सवाद उस समय बहुत ही प्रसिद्ध हुआ है ना, जो सर्वहारा वर्ग को, अर्थात जो गरीब से गरीब वर्ग है उसको सबसे ऊंचे स्थान पर प्रतिस्थापित करना चाहते थे, है ना। तो यही मार्क्सवाद था मूल रूप से। तो यहाँ पे साहित्य प्रयोजन के बारे में क्या कहा गया है। मार्क्सवाद साहित्य को समाज परिवर्तन के अस्त्र के रूप में मान्यता देते हैं। पूंजीवादी साहित्य और सामंतवादी साहित्य का विश्लेषण करते हुए मार्क्सवाद उनका विरोध करता है। ठीक है, अधिकांश मार्क्सवादी विद्वान ऐतिहासिक एवं द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांतों से साहित्य का अध्ययन करते हैं और मानते हैं कि सामाजिक राजनीतिक शक्तियों में आर्थिक व्यवस्था, वर्ग संघर्ष का विशेष हाथ होता है। इनके अनुसार साहित्य का उद्देश्य है मानव को प्रबुद्ध सामाजिकता की दृष्टि से संपन्न करना, शोषण, अन्याय, अनीति और अनैतिकता के प्रति जागरूक करना है। अब देख लेते हैं जो अगला मत है वो मनोविश्लेषणवादी चिंतकों का है। तो मनोविश्लेषणवादी चिंतन में साहित्य प्रयोजन। ठीक है, तो मनोविश्लेषण नाम से ही लग रहा है, जो मनुष्य के मन का विश्लेषण करे, और जो इसके जो प्रमुख मनोविश्लेषण शास्त्री वो फ्रायड है ना। तो फ्रायड की स्थापना है कि अवचेतन और चेतन मन में दमित काम भावना से अनेक रोग, व्याधि या मानसिक विकार उत्पन्न होता है, जिनका शमन प्रतिकार, उपभोग, उदात्तीकरण अथवा रेचन द्वारा हो सकता है। ठीक है, तो ये जो मन की व्याधि है, मानसिक विकार है, तो इसका शमन कैसे हो सकता है। तो उपभोग द्वारा, या फिर उदात्तीकरण की भावना द्वारा, या फिर उसका रेचन द्वारा अर्थात शुद्धिकरण द्वारा, ये क्या इस पर शमन पाया जा सकता है या शमन किया जा सकता है। ठीक है, काव्य काम वासना के रेचन अथवा उदात्तीकरण का माध्यम है। इस प्रकार उनके अनुसार काव्य का प्रयोजन मानव की भावनाओं का उन्नयन, परिष्करण और उदात्तीकरण करना है। मनोविश्लेषण शास्त्री एडलर, ठीक है, तो एडलर भी एक मनोवैज्ञानिक शास्त्री थे, है ना। तो उनके अनुसार साहित्य को ग्रंथियों से मुक्ति दिलाने का माध्यम माना गया है। तो इस प्रकार अगर सारी विवेचनाओं को देख लें, है ना, तो ये स्पष्ट होता है
कि पाश्चात्य काव्य शास्त्र में काव्य प्रयोजन के संबंध में 3 प्रकार के मत या विचार प्रमुख रूप से आते हैं। तो पहला मत के अनुसार कि काव्य का प्रयोजन लोक मंगल है, पहला हो गया। दूसरे मत के अनुसार नीति और काव्य का कोई संबंध नहीं है। नहीं, तो ये बताते हैं कि नीति और काव्य का कोई संबंध नहीं है, आनंद प्राप्ति ही काव्य का प्रयोजन है। ठीक है, जो स्वच्छंदतावादी आचार्य हैं तो वो इसी मत के समर्थक हैं। और जो तीसरा मत है तो इस मत के अनुसार कि नीति सापेक्ष आनंद, ठीक है, ये महत्वपूर्ण है। अरस्तु, ड्राइडन, मैथ्यू आर्नोल्ड इसी मत को मानने वाले हैं। ठीक है, और अगर कहा भी जाए तो यही मत सर्व प्रमुख है या सर्वश्रेष्ठ है। ठीक है, तो इस प्रकार आज के इस वीडियो में इतना ही। बहुत जल्द अगले इकाई का वीडियो लेकर आएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर कर सकते हैं, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस वीडियो में मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।